नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 4 की, जो कि है जीके यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो इसमें कुल 30 प्रश्न हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन दिए हैं शोध प्रारूप, स्वतंत्राधिकार या कॉपीराइट, तीसरा है पेटेंट नीति, चौथा है डेटा शेयरिंग नीति। अब आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शोध प्रारूप, मतलब थीसिस फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, वाणी स्पीच के बजाय आवाज या वॉइस के पहलुओं को जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शारीरिक भाषा के रूप में, वैयक्तिक भाषा के रूप में, पराभाषा के रूप में या वितरण भाषा के रूप में। तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सही उत्तर है पराभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है। ऑप्शन दिए सिस्टम एकीकरण, सामयिक विघटन, मनोवैज्ञानिक विघटन या स्थानिक एकीकरण। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सिस्टम एकीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होता है, मतलब प्राइमरी डेटा में नहीं आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पुस्तकें, अनुसूचियां, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो अनुसूचियां, प्रश्नावली और साक्षात्कार ये प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां हैं, जबकि पुस्तकें दूसरों द्वारा लिखी गई तो ये द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए कोहोर्ट स्टडी, केस स्टडी, पैनल स्टडी या ब्लाइंड स्टडी। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है केस स्टडी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। ऑप्शन दिए हैं मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या मेल मर्ज। तो आपका सही उत्तर है मेल मर्ज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिए हुए हैं एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबैट रीडर। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है मोजिला फायरफॉक्स। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निवेशी या इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिए हुए माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है क्या है, नहीं है, आउटपुट डिवाइस है ये। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर में 1 बाइट सामान्यतः शामिल होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट्स या 10 बिट्स। तो सभी लोगों को ये मालूम है आपका 8 बिट्स। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सियाचिन, मसूरी, लेह या मनाली। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है लेह। अगला प्रश्न है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है। ऑप्शन दिए हैं लियोन मेंडोका, आर्यन चोपड़ा, पी इनियन या अभिमन्यु पौराणिक। तो आपका सही उत्तर है लियोन मेंडोका। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ऑप्शन दिए विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। सभी को मालूम है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। 1986, 1987, 1981 या 1978। तो आपका सही उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन दिए सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोजन या डी आर बैटिस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वाल्टर जी रोजन। अगला प्रश्न 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 21 मार्च 1994। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, हिमालय, गंगा डेल्टा या पश्चिमी तट।
तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वो आपका है पश्चिमी तट। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है, मतलब कैग पर कौन अंतिम जो है वो टीका टिप्पणी कर सकता है। ऑप्शन दिए हैं भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो आपका सही उत्तर वो आपका है संसद की। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। चौथा, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो आप इस पे सोचिए और उत्तर का चयन कीजिए। तो मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में आपका जो कथन सही नहीं है वो है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 47। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्या सही है। ऑप्शन दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, या केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना है। ऑप्शन दिए हैं अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए या वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था के लिए। तो स्वाधार योजना जो है वो है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिए ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ए है, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। ऑप्शन दिए तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता प्रदान की। अगला है कि तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीसरा है कि तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। चौथा है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी लिया। अब आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए नंबर, कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए बिपिन चंद्र का, आर.सी. मजमूदार का, आर कोपलैंड का या पी.ई. रॉबर्ट्स का। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका आर कोपलैंड का। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन दिए न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है शिक्षा से। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और अर्ध आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन दिए पुरुष और नारी का योग, देवता एवं देवी का योग, देव एवं उसकी शक्ति का योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है देव और उसकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन दिए सी आर दास, एम जी रानाडे, बी डी सावरकर या एस एन बनर्जी। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है सी आर दास। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन ने पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया। ऑप्शन दिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। तो स्कॉच पुरस्कार जिसको दिया गया वो है आपका सही उत्तर पंचायती राज मंत्रालय। और अंतिम प्रश्न है कि जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन दिए हुए हैं राकेश चंद्र, प्रदीप कुमार, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा या आर एस शर्मा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो मुख्य सीईओ हैं वो हैं आर एस शर्मा। तो उम्मीद है कि ये 30 प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
धन्यवाद।